हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई जो आपकी पहली बुक है पॉलिटिकल साइंस की, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के जितने भी इसमें चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं 10 के 10, इन 10 के 10 क्वेश्चंस के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। साथ में इन सभी के साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि इनका ये कारण क्यों है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला पार्ट है आपका इस वीडियो का, जिसमें पहले पार्ट में मैं कवर कर रहा हूँ पूरी की पूरी बुक 1 के एमसीक्यू। सेकंड पार्ट में बुक 2 के जो एमसीक्यू होंगे वो मैं लेकर के आऊँगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन एट वर्क का जो भी एमसीक्यू बनता है इस पूरी बुक से उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल है आपका, हु डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि यह कौन डिसाइड करता है कि जो सरकार जो होगी उनका गठन किस प्रकार होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका भाई कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है वही तय करता है कि भारत में से जो सरकार है वो किस तरीके से बनेगी। दूसरा क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ आवर प्रेम्बल इज बोरो। तो हमने जो आपकी प्रस्तावना है, बेसिकली आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी, तो इसका जो विचार है हमने वो कहाँ से लिया। तो एक देश है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस देश से हमने प्रेम्बल का विचार लिया और अपने संविधान में इसको जोड़ा। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोविजन वॉज पास्ड विदाउट डिबेट। तो ऐसा कौन सा प्रावधान है जो बिना किसी बहस के पास हुआ था। तो इसको बोलते हैं भाई यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है भारत के सभी लोगों को राइट टू वोट करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये वाला जो आपका प्रावधान था बेसिकली बिना बहस के पारित हुआ था और सबने इसके ऊपर आम सहमति जताई थी कि बिल्कुल भारत के सभी लोगों को राइट टू वोट मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर बोरो फ्रॉम। तो डायरेक्टिव डीपीएसपी जिसको हम कहते हैं, ये जो है हमने ये तत्व जो है वो कहाँ से लिए हैं। तो आयरलैंड जो आप देश सुनते हैं उस देश से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो विचार हैं वो लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ। जो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान है बेसिकली, जो संविधान जो आपका होता है वो किसका समूह होता है। तो ये जो समूह होता है भाई आपका वो अलग अलग सिद्धांतों का समूह होता है, प्रिंसिपल्स का समूह होता है। अगला क्वेश्चन आपका, अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो मौलिक सिद्धांत जो है इनका जो समूह है वो बेसिकली क्या कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि संविधान में किसका समूह होता है भाई, प्रिंसिपल्स का होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर मौलिक जो सिद्धांत है अगर उनका कोई समूह बनता है तो इसको जिसकी सहायता से हम किसी देश को चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं बेसिकली। तो ये पूछा गया, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी सहायता से किसी भी देश को चलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान किसने बनाया। और बच्चे जो हैं इसका आंख बंद के जवाब लिख देते हैं भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अकेले संविधान नहीं बनाया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे बेसिकली, चेयरमैन थे बेसिकली। तो यहाँ पर जो आपका सवाल पूछा, हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो जवाब देना आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देना है, यानी कि जो संविधान सभा थी उसने भारत का संविधान बनाया। चलिए अगला है आपका, इंडिया बोरो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे आगे वही जीते, यानी कि जिसके ज्यादा वोट आते हैं वो जीत जाता है। बेसिकली ये जो हमने प्रणाली है वो कहां से ली है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रणाली ली है। अगला क्वेश्चन आपका, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। तो भारत में जो भी मतलब जो भी संविधान सभा थी बेसिकली, इनका जो सदस्यों का जो चुनाव वगैरह हुआ था वो किस तरीके से हुआ था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इनका इलेक्शन हुआ था बेसिकली उनमें जो चुने गए थे कि ये लोग संविधान को बनाएंगे, इनका जो चुनाव हुआ था वो इनडायरेक्टली तरीके से हुआ था, मतलब सीधा जनता ने चुन करके इसको नहीं भेजा था, जनता ने चुना फिर दूसरे लोगों ने चुना एंड देन वो जो है आपके संविधान सभा में पहुंचे थे। इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे वो सभी के सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड अबाउट। तो जो संसद है वो किन चीजों पर निर्णय ले सकती है। तो जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं, लॉज एंड द पॉलिसी, यानी कि नियम कानून जो होते हैं, सिद्धांत वगैरह जो होते हैं, उन सभी चीजों पर एक तरीके जो संसद है वो एक तरीके से डिसाइड वगैरह फिर निर्णय वगैरह कर सकती है, बाकी इन दोनों में से नहीं कर सकती। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा भारतीय संविधान का बेसिकली संविधान का कार्य नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, जो ऑप्शन नंबर सी है, आंसर गुड लीडर्स कम टू पावर। तो संविधान का ये काम नहीं है कि भाई वो आपको बढ़िया से बढ़िया अच्छे जो नेता है वो चुन करके दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका, द वर्ड दैट डज नॉट अपीयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो भारत के संविधान में कौन सा इन चारों में से वर्ड नहीं है। तो सवर्न है, फ्रेटर्निटी है, रिपब्लिक है। सवर्न का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपने फैसले स्वयं लेता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना, और रिपब्लिक का मतलब होता है व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट वाज चूजन बाय पीपल, उसको हम कहते हैं एक रिपब्लिक स्टेट। तो जैसे भारत जो आपका एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पर क्या है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको चुना जाता है बेसिकली, वो हेरिडेटरी नहीं होते हैं, बेसिकली वंश परंपरा हमारे यहाँ पर नहीं चलती है, इसीलिए जो भारत आपका है वो एक रिपब्लिक सवर्न
और सोशलिस्ट कंट्री है बेसिकली। तो यहाँ पर एक जो वर्ड आपका आ रहा है फेडरल, तो फेडरल शब्द जो है हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट तो है, नॉट फेडरल वर्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन सा शब्द नहीं है ये पूछा गया था यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर, जो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये जो आपके होते हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, नॉट जस्टिसिएबल बेसिकली इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो सरकार पे डिपेंड करता है, आपके देश की सरकार पर, कि उनको लागू करना है नहीं करना है, कैसे लागू करना है। हालांकि मौलिक अधिकार जो आपके होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसिएबल आप बताएंगे। अगला है बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, तो कौन से संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे उनको संशोधनों को जोड़ा गया। तो 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसको जोड़ा गया था। बेसिकली 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान में ही आया था, बहुत सारे उस समय संशोधन हुए थे, तो उस समय की ही बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 18 जो आपका है वो किस चीज से संबंधित है। तो आर्टिकल 18 जो आपका है अबोलिशन ऑफ टाइटल, बेसिकली उपाधियों के अंत से जुड़ा हुआ है, ताकि भारत के जो सभी के सभी जो लोग हैं वो समान रह सकें, समान हो बेसिकली। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, अब ये जो वेलफेयर स्टेट है बेसिकली भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात जो है वो भारत के संविधान नंबर पार्ट 4 में एक तरीके से इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, इट इज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, तो ये किसकी ड्यूटी है। हालांकि मतलब ये नागरिकों का कर्तव्य है क्या करने का भाई, जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचा करके रखना, उसको बढ़िया करना बेसिकली। हालांकि इसमें जितने भी हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, नेशनल एंथम का हमें सम्मान करना चाहिए, बट यहाँ पर प्रोटेक्ट और इम्प्रूव की बात आई है तो हमारा काम होता है भाई नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्रूव करना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राइट टू लिबर्टी आर्टिकल, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है बेसिकली, तो वो 19 टू लेकर के 22 तक जो आपका है वो राइट टू लिबर्टी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिबल इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो भारत में अगर आपातकाल लागू हो जाए तो भी कौन सा हमारे पास अधिकार रहेगा। तो आर्टिकल नंबर 20 जीवन का जो अधिकार है बेसिकली वो हमेशा हमारे पास रहता है। बाकी सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमसे छीने जा सकते हैं आपातकाल के दौरान, क्योंकि आपातकाल के दौरान जो स्थिति होती है भारत की, मतलब किसी भी देश की, वो बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो लोग मतलब नागरिक जो होते हैं भारत के या फिर किसी भी देश के जहाँ पर आपातकाल लागू हुआ है वहाँ पर उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली छीन लिए जाते हैं, फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन एक आर्टिकल नंबर जो 20 है जीवन का अधिकार, वो हमेशा आपके पास बना रहता है। अगला है नॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन सा इसमें जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले के समय में हुआ करता था, लेकिन 1977-78 के आसपास में राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न इंट्रोड्यूस अंडर, तो भारत रत्न जो आपका है वो आर्टिकल नंबर 18 के अनुच्छेद के जरिए एक तरीके से इसके अंदर आता है, जिसके आधार पर वो दिया जाता है लोगों को। अगला क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट मस्ट बी, तो अधिकारों पर लगाए गए जो प्रतिबंध होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो रीजनेबल होते हैं। तो जो भी आपके अधिकार मिले हैं और उसके ऊपर जो भी अगर मान लीजिए कोई क्या कहते हैं उसको सीमा लगा दी गई, कोई प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वो क्या होने चाहिए, वो रीजनेबल होने चाहिए, उचित ही होने चाहिए। यूं ही जो हमारे अधिकार है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जानी चाहिए। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपका, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं भाई 6। ओके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बेसिस फॉर, तो संविधान जो आपका वो किसका आधार जो है वो प्रदान करता है। तो बेसिकली संविधान का काम होता है एक देश की गवर्नेंस को एक तरीके से देखना, बेसिकली उस देश को चलाया जाना, क्योंकि संविधान का सबसे मेन जो काम है, सबसे मूल काम जो आपका है वो देश को चलाने का ही है, चाहे जिस भी संस्था को वो चला रहा हो। ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बेसिस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। चलिए अगला चैप्टर आ गया आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 का पहला, विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन इज फॉल्स, तो इनमें से कौन सा कथन जो आपका है वो गलत है। तो अगला जो ऑप्शन नंबर सी जो आपको मिल रहा है, पीपल इवेल्युएट जुडिशियरी, ये आपका जो है वो गलत आंसर है। बाकी जो 3 है वो ठीक है, पीपल जज गवर्नमेंट, पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव और पीपल इंडिकेट प्रेफर्ड पॉलिसी, ये भी एकदम तीनों ठीक है। बस ये जो सी ऑप्शन है पीपल इवेल्युएट जुडिशरी ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन आपका, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया मीन्स, तो भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में कहें तो भारत के सभी जो लोग हैं, कास्ट रिलीजन जेंडर, इन सब के में बिना भेदभाव के सभी को वोट डालने का अधिकार ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहलाता है। साथ में यहाँ पर 18 वर्ष की आयु भी यहाँ पर दी गई है। पहले जो ये एज थी वो 21 थी, 21 से घटा करके वापस क्या कर दी गई, 18 कर दी गई। वापस नहीं मतलब 18 कर दी गई। तो पहले 21 वर्ष के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, बाद में इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, नॉट अ वैलिड रीजन टू कॉल इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, तो इसमें से कौन सा जो आपका रीजन है वो सही नहीं है भारत को
लोकतांत्रिक कहने का बेसिकली कौन सा गलत कारण है? तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर, ये कोई अच्छा रीजन नहीं है कि मतलब आप भारत को एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहो, क्योंकि बाकी सब अगर चीज़ें हम देखें तो भारत को लोकतांत्रिक कहने का सबसे मेन रीजन है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन काफ़ी बढ़िया है, राइट टू वोट सबको मिला हुआ है जो भी 18+ है, और लूजिंग पार्टी जो है वो एक्सेप्ट भी करती है अगर वो हारती है। तो ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिसकी वजह से आप भारत को डेमोक्रेट कह सकते हो। लेकिन जो सबसे नंबर 1 लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर, देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर जो है वो डिसाइड नहीं करते हैं कि आपका जो देश है वो डेमोक्रेट है कि नहीं है। वो क्या डिसाइड करता है? आपके यहाँ का इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, आपको यहाँ राइट टू वोट किनको दिया गया है वो डिसाइड करता है। जो बंदा हार रहा है अगर वो मानता है कि हाँ जो हार हुई है वो सही तरीके से हुई है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि जो भारत है या फिर कोई भी देश है वो डेमोक्रेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंट्री फॉलोइंग एफपीटीपी सिस्टम, तो कौन कौन से देशों में एफपीटीपी सिस्टम है इसमें से पूछा गया। तो यूके जो आपका है, ये जो देश है यहाँ पर कौन सा प्रणाली है आपका? एफपीटीपी सिस्टम है। बाकी जो इजराइल है, नीदरलैंड है, अर्जेंटीना है, यहाँ पर पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इलेक्शन नोटिफिकेशन इज इशू बाय, तो जो चुनावी जो अधिसूचना है उसको कौन जारी करता है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रेसिडेंट जो आपका है वो इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वोट काउंटिंग सुपरवाइज्ड बाय, मतगणना की जो देखरेख है वो कौन करते हैं भाई? जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं या फिर ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो करते हैं एक तरीके से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मिनिमम वोटिंग एज वाज 21, तो 21 था आपका, मैंने बताया था, उसको कब बदला गया ये पूछा गया था। 1989 के बाद ही क्या किया गया, इसको बदल दिया गया था, और उसके बाद से क्या कर दिया गया भाई? 18 ईयर्स कर दिया गया। अगला है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, यानी कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि जो भी ज्योग्राफी के हिसाब से हमने जो क्षेत्र बांट रखे हैं उसके हिसाब से जो प्रतिनिधित्व होगा फिर रिप्रेजेंटेशन होगा उसको कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपका जो क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुना जाता है, आपका वोटिंग एरिया अपना अलग अलग होता है, तो यही इसका कहने का मतलब है। When did 2 more election commission join ECI? देखिए जो चुनाव आयोग था पहले वो एक सदस्य ही था, मतलब उसमें एक ही व्यक्ति हेड हुआ करता था, बाकी कोई नहीं थे। बाद में क्या हुआ, इस बॉडी में 3 और आयुक्त को जोड़ा गया, मतलब 3 नहीं सॉरी 2 को जोड़ा गया, तब से आकर के ये 3 सदस्यों की एक तरीके से ये आयोग बन चुका है। एक आपके हेड होते हैं और बाकी नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि एक होता है CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 1983 के बाद जोड़े गए जिनको इलेक्शन कमिश्नर्स बोला जाता है। तो अभी अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मतलब सदस्य हैं बेसिकली, तो आप वो 3 बताएंगे। एक आप बताओगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 आपके हैं इलेक्शन कमिश्नर जो कि बाकी नॉर्मल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ कौन सा जो तर्क है वो बताया जाता है। तो इसमें क्या है कि इट इंक्लूड एंटी नेशनलिज्म, तो इसकी वजह से क्या है कि जो एंटी नेशनलिज्म वाली जो बातें भावनाएं आती हैं वो थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया, तो भारत में मतदान की जो आयु है वो कितना भाई? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट कॉम्पोजिशन इलेक्शन कमीशन, प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये जो आपका है वो 3 मेंबर बॉडी है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो कि 1983 में हुआ था। अब बात करते हैं चौथे चैप्टर की। चौथा चैप्टर है आपका द अपीलिएशन राज प्रमुख वाज ओमिटेड अंडर, तो पहले एक पद हुआ करता था जिसको बोलते थे राज प्रमुख, जो कि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पर एक नया पद जोड़ दिया गया जिसको राज्यपाल कहा जाता है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है भाई? आपका ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, तो जनता और सरकार के बीच में कड़ी कौन है? तो इसमें जो कड़ी है भाई आपका वो कौन है? वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में वो इशू उठाए जाते हैं जो जनता से सुने गए हैं और वो एक तरीके से सरकार तक पहुंचते हैं। तो जनता और सरकार के बीच में जो कड़ी है बेसिकली लिंक है वो कौन है? आपका पार्लियामेंट है। अगला क्वेश्चन आपका लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन आर्टिकल, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसकी जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 66 जो आपका है उसका वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कैबिनेट हैज अ सेक्रेटेरिएट अंडर, तो कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन में आता है? तो ये जो आपका वो सेक्रेटरी जनरल के अधीन में आता है। सेक्रेटरी जनरल बहुत बड़ा पोस्ट होता है भाई, बहुत ही बड़ा, 3 से 4 लाख के आसपास सैलरी है इनकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म्स, तो 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे आपके वो 2 बार एक तरीके से कह रहे थे उपराष्ट्रपति रहे थे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट इज लाइक। तो भारत का जो मतलब राष्ट्रपति का जो स्थान है वो किसके समान है? तो बेसिकली अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं, ब्रिटिश में जो राजा होते हैं, ब्रिटेन में जो राजा हैं, वैसे ही भारत में राजा के पद पर कौन है? वहाँ यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय। तो प्रेसिडेंट को कब हटाया जा सकता है भाई? इसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कठिन बताया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जटिल बताया जाता है, क्योंकि इम्पीचमेंट में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तब जाकर के आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं टर्म से पहले, नॉट टर्म के बाद। मतलब टर्म के बीच में अगर आपको हटाना है तो आप एक ही तरीका है, वो क्या आपका इम्पीचमेंट, उसके जरिए महाभियोग कहा जाता है इसको, उसके सहायता से आप इसको हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव इंक्लूड। तो स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो राज्य स्तर पर अगर कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है भाई? तो गवर्नर शामिल है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम देश की बात करते हैं कि लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से बिल पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किया, तो वो नियम पूरे भारत में लागू होता है। ऐसे ही अगर मैं राज्य की बात करता हूँ तो राज्य की कार्यपालिका में जो वहाँ की विधायिका है, वो मतलब विधानसभा है, बेसिकली विधानसभा वहाँ के नियम को पास करेगी, और विधान परिषद तो वो भी करेगी, देन वो राज्यपाल साइन करेगा, तो ही एक तरीके से उस नियम को उस राज्य में मान्य माना जाता है। तो स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव जो आपका है उसमें कौन आता है? गवर्नर आते हैं। ओके, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू राज्यसभा। राज्यसभा में कितने बंदों को, कितने सदस्यों को बेसिकली नामित किया जाता है जो राष्ट्रपति करता है? तो वो होते हैं भाई 12, जो कि अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस अंडर आर्टिकल। तो जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं, ये जो नियम है वो बेसिकली आर्टिकल नंबर 86 में दिया गया है। जापान हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द हेड ऑफ स्टेट एज। तो वहाँ का जापान का जो आपका, अगर मैं बात करता हूँ कि वहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्परर बोलते हैं। चलिए अगला चैप्टर आ गया आपका लेजिस्लेचर, 5वां चैप्टर है आपका। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट इज, तो भारत की जो पार्लियामेंट है बेसिकली वो क्या है भाई? बाई कैमरल है, मतलब इसमें 2 हाउस हैं, बेसिकली द्विसदनात्मक है, लोकसभा राज्यसभा इस तरीके से। तो इसीलिए भारतीय संसद को हम क्या बोलते हैं? बाई कैमरल। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट सेटिंग ड्यू टू डेडलॉक वाज कंडक्टेड फॉर। तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध पर बुलाई गई संयुक्त बैठक किस बिल पर हुई थी? तो इसमें एक बिल पूछा गया है, तो एक बिल का नाम है आपका कस्टम टैरिफ अमेंडमेंट बिल। ये एक ऐसा बिल था जिसके लिए दोनों सदनों को बेसिकली साथ में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेंबर्स कैन रेज एनी इंपॉर्टेंट इशू इन। तो संसद जो है आप किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं। इनमें से कौन से एक तरीके से क्या कहते हैं, एक ना कालांश होता है जो कि पार्लियामेंट में होता है कि इस बीच में आप ये चीजें कर सकते हैं। तो जो आपका 0R होता है, इस बीच में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं, जिनका जवाब बाद में मिलेगा। अगला है आपका जर्मनी। जर्मनी जो आपका है वो भी एक आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक भारत की तरह ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी हैज हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर। तो भारत की अगर बात करता हूँ, भारत में जो आपका यूपी वाला जो स्टेट आप देखते हैं, इसमें राज्यसभा कितने सदस्य हैं? तो 31 हैं। और अगर मैं लोकसभा की बात करता हूँ तो वो 80 हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा टर्म इज मेंशन। तो लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाने का जो प्रावधान है वो किसमें है भाई? आर्टिकल नंबर 83 के सेकेंड पार्ट में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड इन। तो जो ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, कहाँ पर पेश होता है भाई? लोकसभा में पेश होता है, जो कि प्रधानमंत्री के लिए पेश होता है, ठीक है। इसके जरिए ही वो प्रधानमंत्री पद पे बने रह सकते हैं या फिर हटाए जा सकते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, ठीक है, और उसमें ज़्यादा बंदों ने, मतलब 273 से कम बंदे अगर उनके सपोर्ट में नहीं है, किसके? प्रधानमंत्री के, दैट मीन्स को उनको हटना पड़ेगा। और ऐसे करके न जाने भारत में कितनी सरकारें गिरी हैं, चौधरी चरण सिंह हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, ठीक है, ऐसे बीच बीच में ही कार्यकाल के बीच में हो गए। तो इसका मेन कारण यही बताया जाता है। कारण क्या है? मतलब ये एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टोटल लोकसभा सीट्स कितनी हैं? तो भारत में जो लोकसभा कुल टोटल सीटें हैं वो आपका है भाई 543। खैर अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, बिजनेस कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज इन। तो एक सेकेंड, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 543 प्लस में जो 2 बता रहा हूँ मैं, जो एंग्लो इंडियन करके जो सीटें वो एक तरीके से हैं रिजर्व, वो अब सीटें हटा दी गई हैं 2020 के बाद से ही। तो ये जो आपका है, आप पहले लिखते थे कि 2 सीटें रिजर्व करी गई हैं, तो वो अब नहीं है भारत में रिजर्व सीटें, वो हटा दिया गया है। ये 2020-21 के बाद से इसको हटाया गया। एक क्वेश्चन इसमें, बिजनेस कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज इन। संसद के कार्य संचालन का जो अनुच्छेद है वो किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 11 जो आपका 8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो संसद का जो निचला सदन है, तो 2 थे आपके, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। जो लोअर हाउस है आपका एक तरीके से वो लोकसभा है, जो अपर हाउस आपका वो राज्यसभा है, और वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। जो डिसॉल्व होती है वो होती है आपकी लोकसभा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका,
टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, मतलब एक सदस्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो होता है आपका 6 वर्ष का, और हर 2 साल में इसके जो मेंबर्स हैं जो क्या होते हैं, एक तरीके से उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है हर 2 साल में, तो वहां पर फिर से उनको चुना जाता है। लेकिन एक सदस्य की अगर मैं बात करता हूं तो वो 6 साल के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो नॉर्मल सी बात है राज्यसभा इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जुडिशरी वाले चैप्टर का है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कार्यपालिका की भूमिका और विधायिका को हटाने की शक्ति से सुनिश्चित होता है, तो बैलेंस, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि बैलेंस ऑफ पावर बनी हुई है और साथ में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो भी एक तरीके से बनी हुई है। तो जुडिशरी बेसिकली भारत में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अंग है जो कि एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर को बना करके रखता है, और साथ में हर देश में जो आपकी जुडिशरी होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताकि जो सरकार है वो अपनी मनमानी ना कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका गोलकनाथ वर्सेस में स्टेट ऑफ पंजाब जो केस था आपका, उस समय जो भारत के जो मुख्य सीजेआई थे वो कौन थे, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर आपका सूबा राव है। हालांकि आपको ये पूरा केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। तो इसमें आपको बस जो नाम पूछे जा रहे हैं वो आप बता दीजिए। तो सूबा राव जो थे उसमें उस वक्त क्या थे, सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा पद है भारत में। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला जाता है, हेड ऑफ द जज को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है भाई, तो प्रेसिडेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय कन्वेंशन सीजीआई, यानी परंपरा के अनुसार जो सीजीआई है वो जो नियुक्त किया जाएगा वो किसको करा जाएगा, तो इसका जो आंसर होता है जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को सीजीआई का हेड एक तरीके से नियुक्त किया जाता है। तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सुप्रीम कोर्ट सिट्स एट, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ये रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो कब है भाई, 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है जजेस सैलरी डिसाइड, जो जज की जो सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है भाई, पार्लियामेंट करती है। अगला क्वेश्चन आपका हाई कोर्ट रिट पावर अंडर, तो जो हाई कोर्ट है, बहुत सारे आपने रिट पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर में, जो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो आपका है वो रिट की जो शक्ति है हाई कोर्ट के पास, वो कौन से आर्टिकल में भाई, आर्टिकल नंबर 226 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकतम जो न्यायाधीश हैं वो कितने हैं भाई, ऑप्शन नंबर आप सी जाएंगे 26 के हिसाब से, जो हमारी एनसीईआरटी जो किताब है उसके अंदर इसका ये सही आंसर है। एक और बात, ये जो नंबर्स होते हैं बेसिकली वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो हो सकता है अभी के समय में कुछ और हो, बट अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ सीजीआई एंड, तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होते हैं और साथ में 25 जज और होते हैं। तो अभी मैंने पूछा था ना कितने टोटल जज हैं, तो 26 हैं, 26 में से एक आपका सीजीआई हो गया और 25 आपके अदर जजेस हो गए। चलिए नंबर ऑफ जजेस फिक्स बाय, तो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कौन तय करेगा भाई, तो जो पार्लियामेंट है भारत की वो तय करती है कि भारत में कितने न्यायाधीश बेसिकली रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड बाय, तो सुप्रीम कोर्ट के कार्य वो जो अधिकार है वो किसने निर्धारित किए हैं, तो जो भारत का संविधान है उसी ने इन सब चीजों को एक तरीके से निर्धारित किया है कि इनके पास कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन से मुद्दे पर ये विचार कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 7वें चैप्टर की, 7वां चैप्टर का फेडरलिज्म, और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सेपरेट सवर्न नेशनल एंड स्टेट गवर्नेंस इज कॉल्ड, तो अलग अलग तथा सर्वोच्च केंद्र मतलब जिसमें क्या होता है, अलग अलग जो देश हैं बेसिकली वहां पर एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आपकी होती है एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट। इस ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम भाई फेडरलिज्म कहते हैं, जहां पर 2 टाइप की सरकार देखने को मिलती है। एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पावरफुल होती है और उसके अंडर में आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। भारत में एक तरीके से फेडरलिज्म की बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और आपका लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक टाइप की जब सरकार एक देश को चलाती है तो ऐसे देश को हम एक फेडरल कंट्री कह सकते हैं, फिर फेडरलिज्म कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल प्रोटेक्टिंग पर्सन अंडर मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ के दौरान ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो व्यक्ति को सुरक्षा दे सकता है, तो आर्टिकल नंबर 33 एंड 34 जो आपका है उसको, इसके जरिए एक व्यक्ति को सुरक्षा मिल सकती है मार्शल लॉ के दौरान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यूनियन टेरिटरी गिवन स्पेशल स्टेटस इन 1991, तो इसमें से कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी था जिसको स्पेशल स्टेटस मिला था, तो 1991 में तो आपका वो जो दिल्ली है, दिल्ली को 1991 में ही इसको स्पेशल स्टेटस का एक तरीके से दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉन यूनिटरी नोवल टाइप, मतलब डैश, ये जो कथन है बेसिकली सीएफ स्ट्रॉन्ग, मतलब ये आपकी किताब में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये सेंटेंस है, और ये जो सेंटेंस था आपका सीएफ स्ट्रॉन्ग ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, तो भारत के संविधान के हिसाब से भारत जो आपका है वो क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का एक संघ है, ठीक है। सभी राज्यों को मिला करके हमने एक देश बना रखा है।
अगला क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज अंडर, तो अपॉइंटमेंट जो आपकी होती है किसी गवर्नर की, जो कि राष्ट्रपति करते हैं, वो किसके अंडर में होता है, किस अनुच्छेद के अंडर में होता है, वो आर्टिकल नंबर 155। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्टेट विद इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट विद इट्स ओन मतलब राज्य जो है अपना संविधान रखता है, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर का नाम है। हालांकि जम्मू कश्मीर का भी अब नाम हट जाएगा, हट चुका, मतलब जो नई किताबें आएंगी उसमें हट चुका बेसिकली, ये थोड़ी सी पुरानी किताब का है तो इसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर आंसर लिखा हुआ है। तो पहले जो जम्मू कश्मीर था वो एक अलग स्टेट हुआ करता था स्पेशल राइट्स के साथ में, बट अब जो आपका है जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और साथ में जो लद्दाख है आपका वो भी एक अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको आप कट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, रेजिड्यूरी पावर जो आपका है वो किसके पास है, तो जो भी पार्लियामेंट है आपकी, पार्लियामेंट के पास ऐसी सारी की सारी जो शक्तियां होती हैं वो आती हैं रेजिड्यूरी, बेसिकली अवशिष्ट शक्तियां जिसको हम कहते हैं, जैसे साइबर क्राइम वगैरह हो गया, जो नई नई मतलब चीजें हैं जिसके ऊपर नियम ना राज्य के हाथ में है ना केंद्र के हाथ में है, तो ऐसे जो नई चीजें होती हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली राज्य के हाथ में चली जाती हैं, अवशिष्ट शक्तियां जिनको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है आर्टिकल डिक्लेयरिंग इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, तो कौन सा आर्टिकल है भाई, तो आर्टिकल नंबर 1 मार्क का क्वेश्शन आता है ये वाला कि आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहते हैं, तो भारत जो आपका है वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है आर्टिकल नंबर 1 के जरिए। SRC द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंड क्रिएशन, तो SRC ने बेसिकली भारत में लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्य बना करके दिए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नॉट अ फीचर ऑफ अ इंडियन फेडरेशन, तो भारतीय संघ की विशेषता क्या नहीं है भाई, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि सबके पास जो सिटीजनशिप है वो एक ही है और बाकी जो 3 है वो उसकी भारतीय संघ की विशेषता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पर चलता है और हमारे यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी चलता है, बस डुअल सिटीजनशिप नहीं है। पहले हुआ करती थी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, लेकिन अब वो भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित जो आयोग है वो कौन, मतलब उस आयोग का नाम पूछा गया है। तो जो सरकारिया कमीशन है वो क्या बनाया गया था भाई, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है बेसिकली उसको, उसके द्वारा जो गठित आयोग था वो आपका बनाया गया था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की लोकल गवर्नमेंट, और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हरियाणा में जो ग्रामीण स्थानीय शासन आप सुनते हैं वो जो आपका है वहाँ पर 3 टायर सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम बेसिकली, मतलब जिसके अंदर क्या आपका होता है जिला पंचायत होती है, ब्लॉक कमीशन होता है, फिर ग्राम पंचायत होती है, तो इसको हम कह सकते हैं 3 टियर सिस्टम। वुमन सरपंच एट ग्राम पंचायत लेवल है, तो अगर हम बात करते हैं भारत में जो सरपंचों की जो संख्या महिला सरपंचों की, तो वो मोर देन 80,000 है। अब ये जो डेटा थोड़ा सा पुराना है बाकी बुक के हिसाब से, अगर हम करंट की बात करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी, तो जो भी हर जितने भी पंचायत निकाय होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी। टेन्योर ऑफ पंचायत एज पर 73rd अमेंडमेंट, देखिए इसमें जितने भी मतलब कार्यकाल है पंचायतों का वो सबका 5 साल ही बताया जाता है, तो इसका भी आंसर 5 साल ही है। ठीक है, चलिए अगला गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल, साधारण जनता के सबसे नजदीक वाली सरकार कौन सी है, तो लोकल गवर्नमेंट है। जो भी हमारी जो स्थानीय सरकार होती है, ग्राम पंचायत वाली होती है, एमसीडी होती है बेसिकली शहरों में, तो वो हमारे सबसे नजदीक है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज 2 अक्टूबर 1915, भारत में सबसे पहला वाला राज्य कौन सा था जहाँ पर इस व्यवस्था को अपनाया गया, तो भाई आपका वो है राजस्थान। ठीक है, चलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल लोकल बॉडीज इन टोटल रिवेन्यू, तो कंट्रीब्यूशन पूछा गया है ग्रामीण स्थानीय निकायों का कुल राजस्व में, तो 0.20% जो आपका इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है रिवेन्यू के भीतर। अगला है पीके थुंगन कमेटी 1989 जो है, इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, तो इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि जो लोकल बॉडीज है इनको एक तरीके से संविधान में जगह देनी चाहिए और सभी राज्यों में इसको लागू करना चाहिए। 9वां क्वेश्चन आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, तो म्युनिसिपैलिटीज की जो अधिकतम आयु है बेसिकली, आयु अवधि मतलब बेसिकली कार्यकाल का, तो वो जो आप बताएंगे वो बताएंगे भाई 5 वर्ष के आसपास। ठीक है, चलिए अगला आपका बोलिविया लॉ डिसेंट्रलाइजिंग लोकल पावर, तो बोलिविया जो देश आप सुनते हैं एक तरीके से, ये जो आपका है बोलिविया लॉ का जो लोकल पावर है, इसका ऑप्शन नंबर पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन में से तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने यूं ही ऐड कर दिया, इसको स्किप करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पंचायत स्टैब्लिश इन, तो जो पंचायतें हैं बेसिकली वो कहाँ पे स्थापित होती हैं भाई, विलेजेस में। ओके, ध्यान रखना जो रूरल इलाका है वहाँ पर पंचायत होती है, ठीक है, और जो आपका अर्बन इलाका है वहाँ पर क्या होता है, आपका एमसीडी होता है, म्युनिसिपैलिटीज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नॉट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट, तो ग्रामीण स्थानीय सरकार का संस्था क्या नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जो भी अर्बन इलाका है वहाँ पर ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ग्रामीण स्थानीय सरकार में पंचायत, जिला परिषद और ग्राम सभा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका डेमोक्रेसी इज बेटर देन फ्यूडल सिस्टम बिकॉज, तो जो डेमोक्रेसी है बेसिकली आपका वो एक सामंती व्यवस्था से बेहतर है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें जो आपका है जो भी लोग हैं
उनकी सरकार बेसिकली यहाँ पर चलती है। अब फ्यूडल सिस्टम क्या था? फ्यूडल सिस्टम में होता है कि जो भी अमीर अमीर लोग थे उन्होंने जमीनें खरीद ली और वही एक तरीके से रूल कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था कौन सी? डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो लोग होते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर क्या कहते हैं, लोगों को चुनते हैं और वही और उन्हीं लोगों में से कोई व्यक्ति चुनाव में भी खड़ा होता है, इसीलिए ये व्यवस्था बेहतर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिटिकल इक्वलिटी मींस, तो राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है भाई? कि राइट टू वोट और राइट टू कंटेस्ट, ये जो आपका है पॉलिटिकल इक्वलिटी है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि आपको वोट डालने का, आप वोट डालने जाते हैं तो आपके वोट की वैल्यू सबकी बराबर है और साथ में भारत में कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो ये राइट टू वोट एंड द कंटेस्ट जो आपका है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू, तो भारतीय संविधान के विकास का जो मेन कारण है वो क्या है? कि यहाँ पर अमेंडमेंट होते रहते हैं, यहाँ पर लॉज हैं एक तरीके से, और जो भी डिसीजन है वो जुडिशियल तरीके से होते हैं, और मतलब जुडिशरी जो हमारी यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, और इस वजह से जो भारतीय संविधान है आपका वो काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाया और फिर बढ़ भी रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, रिसेंटली री इंटरप्रिटेटेड फंडामेंटल राइट, हाल ही में पुनर्व्याख्यित जो अधिकार है वो किसको लेकर के किया गया था? तो वो जो राइट टू लाइफ है उसको लेकर किया गया था। मतलब हाल ही का मतलब जो किताब की आपकी बात है तब की बात हो रही है, नॉट टुडे और टुमारो की बात हो रही है ये, ठीक है, और यस्टरडे की। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है भाई? लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में हमेशा अमेंडमेंट होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, और दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, भारतीय संविधान को कब एक तरीके से अपनाया गया? अपनाया गया भाई 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया भाई 26 जनवरी 1950 को। ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेनेवर आस्क अडॉप्टेड तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949, और व्हेनेवर आस्क फोर्स्ड तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए आर्टिकल 368 जो आपका वो क्या है एक तरीके से? तो आर्टिकल 368 के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट बिल ला सकते हैं किसी भी नियम को बदलने के लिए, किसी भी हाउस में, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। सिविल लिबर्टीज प्रोटेक्ट अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर बाय, यानी कि नागरिक स्वतंत्रताएं किसके दुरुपयोग को रोकती हैं? ये रोकती हैं भाई जो भी स्टेट है या फिर जो इसके एजेंट है बेसिकली उसके लिए रोकती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो कौन सा अमेंडमेंट आपातकाल के दौरान पारित हुआ था? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही 42nd अमेंडमेंट पारित हुआ था। इसमें बहुत सारी चीजें थी, कार्यकाल बढ़ा दिया था प्रधानमंत्री का, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया था, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है एक तरीके से इसको। तो आपातकाल के दौरान जो भारत में आपातकाल लगा था 1975 में, 25 जून 1975 को लगाया गया था, 77 में हटा दिया गया था 18 महीने ठीक बाद। तो इस दौरान 42nd अमेंडमेंट एक तरीके से संशोधित हुआ था भारत के संविधान में। अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड, तो संविधान संशोधन शुरू किया जा सकता है कहां पर भाई? किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेंडमेंट मेड, संशोधन किया जाता है। संशोधन जो आपका किया जाता है संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है, किसी ऊपर जो 3 लिखे उनके द्वारा नहीं करा जाता। तो जो भी संविधान के प्रावधान है उसके हिसाब से ही आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि संविधान ही आपको अलाउ करता है कि आप क्या क्या एक तरीके से संविधान में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिल इज पुट टू वोट आफ्टर, भारत के विधेयक मतदान के लिए कब रखा जाता है? तो वो जो थर्ड रीडिंग है बेसिकली, मतलब ये सेशन है बेसिकली वो पार्लियामेंट का, उसका आंसर है ये आपका जो थर्ड रीडिंग होती है, इसके अंदर एक तरीके से वोट के लिए इसमें रखा जाता है कि मतलब कितने बंदे इसमें सहमत है, कितने बंदे सहमत नहीं है, ये वाली बात है। चलिए आखिरी चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 10, और आशा करता हूँ अभी तक आप बने होंगे, नहीं बने हैं तो भी कोई बात नहीं भाई, आप 2-3 बार में देख रहे होंगे तो भी अच्छी बात है। चलिए अब लास्ट ही चैप्टर इसको हम खत्म ही कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर है इसका फर्स्ट बुक का, उसके बाद मैं सेकंड बुक लाऊंगा, वो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो होगी तो उस टाइम आप देख लेना, ठीक है। चलिए प्रियम्बल अमेंडेड फर्स्ट टाइम बाय, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार किस संशोधन से बदली? तो 42nd अमेंडमेंट। तो प्रस्तावना जो आप देखते हैं प्रियम्बल, बेसिकली उस प्रियम्बल में एक वर्ड जोड़ा गया था जो कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो वो 42nd अमेंडमेंट के जरिए पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रियम्बल में कोई वर्ड जोड़ा गया हो। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यानी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, ये जो वर्ड है आपके वो किसके द्वारा है भाई? अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन्होंने कहे थे। प्रोसीड्यूरल अचीवमेंट रिफ्लेक्ट इन, तो प्रक्रियात्मक उपलब्धि कहां दिखती है? तो देखिए प्रक्रियात्मक उपलब्धि जो आपका है वो दिखती है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो भी डिसीजन वगैरह बेसिकली लिए जाते हैं रैशनल तरीके से वहां पर। अगला क्वेश्चन आपका, हु आर्ग्यू स्टेट मस्ट प्रोवाइड मीन्स फॉर पीपल टू एक्सप्रेस नीड, यानी कि किसने कहा कि राज्य को नागरिकों को
नागरिकों को अपनी आवश्यकताएं व्यक्त करने का साधन देना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही ये कथन है कि जो भी देश है आपका, वो देश को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने नागरिकों को अपनी आवश्यकताएं व्यक्त करने का एक तरीके से साधन दे, मतलब वो बोल सकें, बेसिकली एक्सप्रेस कर सकें। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 5वां क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान सभा में यूनियन संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा है, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हेड नहीं बोला, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बोला, मैंने यहाँ पर बोला है चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रियम्बल रीड्स इंडिया एज। प्रस्तावना के अनुसार भारत आपका क्या है, सवान है, ठीक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेट, रिपब्लिक है, ठीक है। सवन का मतलब संप्रभु राज्य है, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी राज्य है, सेकुलर का मतलब आपका है पंथ निरपेक्ष बेसिकली धर्मनिरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको बताया था, हालांकि सबकी मीनिंग बताता हूँ। सवर्न कंट्री वो होती है जो अपने फैसले स्वयं लेती है और बाहर कोई उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकता है फैसले बदलने में। सोशलिस्ट कंट्री वो होती है जो जहाँ पर समाजवादी जो चीज़ें चल रही होती है सरकार की तरफ से, उसको कहते हैं। सेकुलर जहाँ पर सभी धर्म के जो लोगों का जो सम्मान जो होता है वो बराबर होता है, सभी को पूर्ण आजादी है किसी भी धर्म को अपनाने का। डेमोक्रेट्स का मतलब जहाँ पर लोकतंत्र होता है, और रिपब्लिक का मतलब व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट चूजन बाय पीपल कॉल्ड रिपब्लिक। ओके चलिए 7वें पे चलते हैं। इंडियन फेडरलिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशनली। तो भारतीय संविधान जो आपका है वो असिमेट्रिक है, इसका ये आंसर है, और नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता कौन सी नहीं है, तो जुडिशियरी जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के प्रति, ये उसके लिए मतलब एक तरीके से इसका फीचर ये नहीं है, क्योंकि जुडिशरी जो आपका है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। भारत का पहला गैर आधिकारिक संविधान मसौदा कब आया था, वो 1895 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया था। तो फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में पहली बार मतलब एक तरीके से भारत का संविधान बनने के लिए जो सबसे पहले जो मसौदा आया, बेसिकली जो ड्राफ्ट आया था, वो कब आया था भाई 1895 में, मतलब अंग्रेजों का भारत छोड़ने से बहुत पहले की बात है, ये उस वक्त आया था। अगला क्वेश्चन है, टर्म मीनिंग रिलीजन एंड स्टेट स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। तो राज्य और धर्म के अलग रहने की जो अवधारणा है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है कि राज्य और जो धर्म है वो दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं करेंगे इंटरफेरेंस। जैपनीज संविधान को बेसिकली पीस कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कब से कहा जाता है भाई, तो इसको कहा जाता है जब जापान के ऊपर जब अमेरिका ने बम गिराए थे, एटम बम बेसिकली जो 2 गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, तब से लेकर के अब तक जापान ने मतलब बेसिकली उस युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही अपना जो संविधान है उसको एक तरीके से पीस कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक तरीके से रखा, या फिर मान लीजिए उसके पास खुद की सेना ना होना, युद्ध में भाग ना लेना, ये सब चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर टू सिटीजन। तो भारतीय नागरिकों को दिया गया जो मौलिक अधिकार है वो क्या है भाई, ये जो आपका है फंडामेंटल राइट इंश्योर टू सिटीजन। इसके ये क्यों दिया गया है एक तरीके से, ताकि वो जो है एसोसिएशन बना सके, यूनियंस बेसिकली वो बना सकें, इसलिए इनको दिया गया है। ठीक है चलिए, तो ये थे भाई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एंड आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है पूरी की पूरी समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, आपको कोई लगता है कि ये कोई दिक्कत वगैरह दे रहा है क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल रिप्लाई जैसे मैं वो आपका मैसेज देखता हूँ। और बाकी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा, और साथ में इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए, हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ में ही इन सभी की सहायता से आप क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप मतलब काफ़ी बढ़िया नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सेकंड बुक के जो भी MCQ हैं उसको कवर करूँगा। और तब तक के लिए गुड बाय।